प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे हैं। हिरोशिमा वही शहर है जहां अमेरिका ने इतिहास का पहला परमाणु हमला किया था। 70,000 लोग चंद मिनटों में मारे गए। लेकिन 6 अगस्त 1945 को हुए इस हमले के बाद के सालों में हिरोशिमा में क्या-क्या हुआ? बुरी तरह तबाह हो चुका शहर कैसे संभला? जरूरी सेवाएं दोबारा बहाल होने में कितना वक्त लगा? आज भास्कर एक्सप्लेनर में बात हिरोशिमा के दोबारा बनने की। जापान के शहर हिरोशिमा में जिस जगह पर अमेरिकी परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया, वहां से ठीक 2.8 किलोमीटर की दूरी पर शहर में वाटर सप्लाई की मेन बिल्डिंग थी। बम गिरने से पंप हाउस डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन रिजर्वायर भरा हुआ था। पंप को दोबारा चालू करना जरूरी था, वरना पानी का भंडार सूख जाता। उसी वक्त 51 साल के इंजीनियर कुरो होरिनो तबाह हो चुके पंप हाउस पहुंचे और हेवी ऑयल से चलने वाले बैकअप पंप को ढूंढकर चालू किया। धमाके की वजह से होरिनो के शरीर पर कई जख्म थे, लेकिन ड्यूटी निभाने के जज्बे से होरिनो ने हिरोशिमा को पानी की भारी किल्लत से बचा लिया। पुराने पंपों को चालू करने और सप्लाई पाइपों की मरम्मत का काम अगले कई सालों तक चलता रहा। परमाणु हमले के बाद बिजली सप्लाई के बारे में हिरोशिमा पीस इंस्टीट्यूट ने बताया कि रेलवे स्टेशन समेत शहर के कुछ इलाकों में 7 अगस्त को बिजली बहाल कर दी गई। नवंबर के महीने तक सभी घरों में दोबारा बिजली पहुंचा दी गई। 6 अगस्त को जिस जगह पर बम गिरा था, उससे 2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा तबाही हुई। इसके बावजूद हिगाशी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग सुरक्षित रही। 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग को नर्व सेंटर फॉर रिसर्च एंड रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में बदल दिया गया। यहां तेजी से घायलों और रेडिएशन पीड़ितों को लाया जाने लगा। स्काई हिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक बम गिरने के एक दिन बाद ही शहर की ट्रेन और कार सर्विस बहाल कर दी गई। हिरोशिमा स्टेशन से पड़ोसी शहर योकोगावा तक जाने वाली रेल लाइन 8 अगस्त को चालू कर दी गई। भारी नुकसान के बावजूद बैंक ऑफ हिरोशिमा ने 8 अगस्त को फिर से काम करना शुरू कर दिया। हिरोशिमा को फिर से खड़ा करने में इन संस्थानों और सेवाओं ने अहम भूमिका निभाई। परमाणु हमले में शहर की 92% इमारतों को नुकसान पहुंचा था। शहर को पहले की तरह दोबारा खड़े होने में 10 साल का वक्त लग गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें दैनिक भास्कर। मरीना गुलबहारी अफगानिस्तानी एक्ट्रेस जिसे देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। ये आदेश देने वाले तालिबानी हैं और इसका कारण है मरीना का एक फिल्म फेस्टिवल में बिना से ढके पहुंचना। ये ज्यादा पुरानी नहीं, बस 8 साल पहले 2015 की बात है। मरीना 12 साल की उम्र तक काबुल की गलियों में भीख मांगती थी, लेकिन जब अफगानिस्तान में फिल्में बनना शुरू हुई तो प्रोड्यूसर सिद्दीक बर्माक ने इन्हें हीरोइन बना दिया। आज अनसुनी दास्ताने में बात मरीना गुलबहारी की, जो आज भी तालिबानियों से बचने के लिए फ्रांस के असाइलम में छिपी हुई हैं। मरीना गुलबहारी का जन्म 1989 में अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। मरीना की परवरिश किराए के कच्चे घर में 7 भाई बहनों के साथ हुई। परिवार इतना गरीब था कि वो अपने भाई बहनों के साथ सड़कों पर भीख मांगती थी। 1993 में जब सिविल वॉर के बाद सोवियत यूनियन का कब्जा हटने से सरकार बदली तो पूरे अफगानिस्तान में फिल्में बनाने पर पाबंदी लग गई। 1996 में जब तालिबानियों की सत्ता बनी तो शरिया लॉ लागू किया गया। फिल्में देखना हराम घोषित हो गया, जिससे सारे सिनेमा घर तोड़ दिए गए। सालों बाद 2001 में अफगानिस्तान में फिल्म कंधार रिलीज हुई और फिर धीरे धीरे सिनेमा शुरू होने लगा। डायरेक्टर सिद्दीक बर्माक ने भी फिल्म ओसामा बनाई। तालिबान के सख्त नियमों के चलते जब कोई लड़की नहीं मिली तो उन्होंने सड़कों पर भीख मांग रही मरीना गुलबहारी को फिल्म ऑफर की। मरीना ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं काफिर नहीं हूँ, फिल्म में काम नहीं करूंगी। मरीना ने अपनी 12 साल की जिंदगी में छिपकर सिर्फ एक हिंदी फिल्म देखी थी जिसमें हीरोइन छोटे कपड़े पहनी दिखी थी। सबने इनकार कर दिया, लेकिन जब सिद्दीक ने कहा कि वो हर महीने $110 देंगे तो गरीब परिवार भी राजी हो गया। फीस के अलावा डायरेक्टर ने $10,000 में मरीना के लिए 2 कमरों का कच्चा घर खरीद दिया। बिना एक्टिंग सीखे ही मरीना ने फिल्म ओसामा की शूटिंग की। इसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। वहीं 27 जून 2003 को अफगानिस्तान में इसे रिलीज किया गया। मरीना के परिवार ने पहली बार थिएटर में फिल्म देखी, जहां उनके पिता बेहोश हो गए।
फिल्म ओसामा अफगान सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जहां 1939 से अब तक सिर्फ 53 फिल्में ही बनी हैं। ओसामा के बाद मरीना चंद और फिल्मों में नजर आईं। 2014 में उन्होंने अफगान रिफ्यूजी और एक्टर नूर उल्लाह से शादी कर ली। 2015 में मरीना साउथ कोरियन फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जहां उन्होंने बिना सिर ढके तस्वीर क्लिक करवाई। जैसे ही तस्वीर अफगानिस्तान पहुंची तो मरीना पर तालिबानियों ने पहले फतवा जारी किया और फिर उन्हें मौत की सजा सुनाई। उनके घर पर बम फेंका गया। जब परिवार वालों ने ये बात मरीना को बताई तब वो फ्रांस में थी। मौत के डर से मरीना कभी अफगानिस्तान लौटकर अपने परिवार से नहीं मिल सकी। 8 साल बाद आज भी वो फ्रांस के एक छोटे से असाइलम में छिपकर रहती हैं। ऐसी ही अनसुनी दास्तानों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर। एक नाविक जो पुर्तगाल से 10 महीने 12 दिन का सफर कर भारत पहुंचा और दुनिया के लिए भारतीय मसालों का रास्ता खोल गया, जिसके ईसाई साथी मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं के सामने झुकते थे। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाली सेलर वास्को डी गामा की, जिसकी वजह से मक्का, आलू, टमाटर और लाल मिर्च जैसी चीजें धरती के दूसरे छोर से एशिया तक पहुंची। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। जानना जरूरी है, आज से ठीक 525 साल पहले वास्को डी गामा कैसे पहुंचा हिंदुस्तान। साथ ही जानेंगे इस ऐतिहासिक नाविक के वो किस्से जो शायद ही आपने सुने होंगे। 1453 में यूरोप और एशिया के बीच जमीन के रास्ते से मसालों का व्यापार होता था। ऑटोमन साम्राज्य इस पर कंट्रोल करता था, जिससे यूरोप पर भारी टैक्स लगता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके लिए समुद्री रास्ता खोज निकालें। इसके लिए काम पर लगाया गया देश के जाने माने युवा नाविक वास्को डी गामा को। साल 1498, जगह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। वास्को डी गामा ने लंबे समुद्री सफर की तैयारी शुरू की। जमीनी और आसमानी